वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, हम लोग जो है सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे और सैंपल पेपर नंबर 4 में पार्ट 1 के बाद अभी मैं पार्ट 2 ले रहा हूं मैं, जिसमें एआर क्वेश्चंस और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 assertion दिया है, a current flows in a conductor only when there is an electric field within the conductor। करंट केवल और केवल तभी फ्लो होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होता है। तो सही लग रहा है हमको। रीजन ये दिया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। तो मिसमैच लग रहा है स्टेटमेंट अपने आप में कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एग्जिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती। सो इसका सही आंसर जो है वो आप लिख लें, है ना। वीडियो पॉज करके आपके हिसाब से ए बी सी डी में से कौन सा आपको बेस्ट सूट करता हुआ लग रहा है। फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि करंट तो फ्लो हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस लगने पर। तो ए तो सही है, असर्शन तो सही है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां होगा, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। एक्सप्रेशन भी हम जानते हैं, आपको अगर मैं याद दिला दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, तो वी डी इक्वल टू, अगर मैं वेलोसिटी कह रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, माइनस ई ई टाउ, रटा हुआ होना चाहिए, अपॉन एम। और स्केलर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड करके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी हम इसको यूज करते हैं, ई वी टू अपॉन एम एल। ये सारे एक्सप्रेशन बहुत ही काम के हैं बच्चों। तीसरा एक्सप्रेशन करंट की टर्म्स में अगर आपको याद आ रहा हो, फिर से ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मेट में मैं लिखने जा रहा हूँ आई अपॉन एन ए ई। और जैसे मैं इसको वापस वेक्टर में बदलता हूँ वेलोसिटी में, तो आई अपॉन ए मुझे दिख रहा है करंट डेंसिटी है, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये चारों एक्सप्रेशन बड़े काम के हैं, एक ना एक क्वेश्चन इस पे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if the distance between parallel plates, a capacitor is half, okay, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बीच की दूरी कम कर दें, आधी कर दें, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेड 3 टाइम्स, देन द कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम्स। ठीक है, आधी करने से कैपेसिटी दुगनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 गुना करने से, तो 3 2 जा 6 हो गया। सही लग रहा है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सोने के बनाए, चांदी के बनाए, लोहे के बनाए, एक्चुअल में जो सबसे सस्ता मटेरियल पड़ता है हम वो यूज करते हैं, वो सूटेबल मटेरियल हम चुनते हैं। तो क्या रीजन का असर्शन से कुछ लेना देना है, आप सोचिए, डिसाइड कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना एक आंसर यहाँ पर आपको बनाना है, लिखना है। जब आप निश्चिंत हो जाए कि हाँ यही आपका फाइनल आंसर है, फिर आप वीडियो को प्ले कीजिए। तो करेक्ट आंसर इज बी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। दोनों बातें सही है, पर रीजन जो है ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, दैट्स व्हाई आंसर इज बी, क्योंकि आपस में कोई लिंक नहीं है। हालांकि बातें दोनों सही हैं, आप सोने का कैपेसिटर बना लेंगे तो ऐसा नहीं कि कैपेसिटी ज्यादा मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। बहुत पास अगर ले आते हैं तो आपको आइडिया होगा, फ्रिंज विड्थ जो है बीटा वो होती है लैम्डा डी बाय डी। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो बीटा बढ़ रहा है, एक लिमिट के बाद बीटा इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि सिंगल फ्रिंज पूरी स्क्रीन को घेर लेती है। तो पैटर्न दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगता है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो आपको डिसाइड करना है। रीजन, द फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ओके, करेक्ट है। सो अब अपना आंसर इसमें चुन लें और उसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसको समझते हैं। फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इंटरफेरेंस पैटर्न डिटेक्ट नहीं होगा।
ये बातें वैसे जुड़ी हुई हैं आपस में, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। जुड़ी होने के बावजूद डायरेक्टली लिंक नहीं है ना, डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है। दैट्स व्हाई ऐसा है। When D is negligibly small, fringe with P, which is proportional to beta, may become too large. Even a single fringe may occupy the whole screen. Hence, the pattern cannot be detected. Pattern वहाँ होगा पर दिखाई नहीं देगा। So, कभी हम गलती से इसको मतलब इसका आंसर ए भी बना सकते थे, पर यहाँ एक्सप्लेनेशन बोले कि नहीं, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी टू द पॉइंट एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। Next question, question number 14. In Rutherford's experiment, majority of alpha particles went straight through the metal foil without being stopped or even appreciably deflected. सही है, सीधे निकल गए थे। Reason, almost all the space occupied by an atom is empty. सही है। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर इसका होना चाहिए? आप लिख लीजिए अपना आंसर, फिर मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, सेक्शन बी पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 5 सवाल इसमें आपको मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन वाले। और मेरा सजेशन तो है कि सबसे पहले पेपर में इसी को करना चाहिए, सेक्शन बी को। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आप चाहें तो पैराग्राफ पढ़ें, चाहें तो बिना पैराग्राफ पढ़े डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, जो कि आप जानते हैं, separated by a small distance and its strength is measured by the dipole moment, कि कौन सा डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग होगा। The field around the dipole in which the electric field of the dipole can be experienced is called the dipole field। ठीक है, तो बच्चों पहला सवाल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है कि स्केलर है, तो क्या जवाब है आपका, आप तय कर लें। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और इसी कारण से हम इसको वेक्टर सिंबल लगाकर दिखाते हैं छोटे p से। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लस क्यू विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू। फिजिक्स में हम ये डायरेक्शन लेते हैं और केमिस्ट्री में जस्ट रिवर्स होता है। तो फर्स्ट का सी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इसकी जो सिमेट्री है वो एनसीईआरटी में लिखी हुई भी बच्चों, अगर आपने पढ़ा हो तो, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, ऐसा मुझे लगता है। आपका जो आंसर है आप बना सकते हैं, जैसा आपको लगता है वो आप लिखें। नेक्स्ट थर्ड है, द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वहां से मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि डाइपोल मोमेंट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं छोटा p वेक्टर, और ये होता है q इंटू 2l। तो बहुत इजीली हम लोकेट कर पा रहे हैं कूलम इंटू मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ए मेरे हिसाब से। और उसके बाद नेक्स्ट चौथा सवाल यहाँ पर है, चार्जेस प्लस माइनस 20 नैनो कूलम, छोटा है मतलब नैनो 10 की पावर माइनस 9, सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर, इतनी दूरी पर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो सिंपली कैन कैलकुलेट इट। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी 20 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम में रखना है आपको, इंटू डिस्टेंस बिटवीन। अब सेपरेटर में 5 मिलीमीटर दिया होता है, इसमें 2 और मल्टीप्लाई करके गलत मत कर देना आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2l डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी दी हुई है। 5 मिलीमीटर यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, सो व्हाट वी गेट 5 टू 10 यहाँ पे हो गया, और ये 100 हो गया, 25 जो 100, तो यहाँ खाली -1 बचा, तो -10 हो गया, तो 10 पावर माइनस 10 कूलम मीटर। ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे, अपने हिसाब से आपका जो आंसर आ रहा है वो लगाएं। 4 ही क्वेश्चन करने थे, पांचवा जो है वो मतलब इनमें से 5 में से कोई सा एक आप छोड़ सकते हैं। When an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख रहे हैं तो हम जानते हैं नेट फोर्स, आपने डेरिवेशन भी किया बच्चों, ऐसा लिखा होगा डेरिवेशन में, F नेट इक्वल टू 0, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करते हैं। और टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आपने लिखा होगा निश्चित रूप से, P क्रॉस E, फॉर्मूला आपको याद भी आ रहा होगा। तो अब इसके बेसिस पे आप अपना जवाब तय कर सकते हैं कि टॉर्क तो लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा,
मेरे हिसाब से। तो ये हुए हमारे पांचों जवाब। कौन कौन से? फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, तो सी बी ए ए, सी बी ए बी, एंड हियर आर द आंसर सी बी ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप जानते हैं मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं 9414489614। जो भी आपके रीजनेबल क्वेश्चंस होंगे उनके मैं रीजनेबल जवाब जरूर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन में यहीं पर एक रिमार्क लगाना चाहूंगा बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया जाता है, ये फ्रेज यूज किया जाता है, पर व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम इस तरह से बैलेंस करते हैं चार रेजिस्टेंसेस को कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे दे, और उस सिचुएशन में बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, इसलिए R2 अपॉन R4 R1 अपॉन R3 के बराबर हो जाता है। नहीं, एडजेसेंट साइड में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाता है। रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। द ब्रिज इज इन द अनबैलेंस्ड कंडीशन where current flows through the galvanometer। जब galvanometer deflection दे रहा है मतलब unbalanced है bridge, the bridge is said to be in balanced condition when no current flows through the galvanometer। This condition can be achieved by adjusting the known resistance and variable resistance। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, known resistance R2 और variable resistance R1 इनको एडजस्ट करते हैं। ये तो अननोन है, अननोन में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है, कई बार अननोन सीडी में भी लगाते हैं हम, है ना, पी क्यू आर एस करके। तो जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा आपको मान के चलना है, तो उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस, द नल पॉइंट कंडीशन इज गिवन बाय। अभी आपको इसके रेफरेंस में बताना है, तो R2 अपॉन R4 इक्वल टू R1 अपॉन R3, R2 अपॉन R4 इक्वल टू R1 अपॉन R3, ठीक है, ये मैच हो रहा है, तो मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ, किस काम आता है, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो करंट, हाई करंट। तो बच्चों करंट तो नापते नहीं हम इससे, और हाई रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। लो रेजिस्टेंस नापने के लिए सूटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज, बिकॉज कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर लो रेजिस्टेंस नाप रहे हैं तो कंपेरेबल हो जाएगा वो, और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लो रेजिस्टेंस नापने के लिए जो कैरी फोस्टर्स ब्रिज है, जिसे हम आगे पढ़ते हैं हायर लेवल पर इंजीनियरिंग में जब जाते हैं, वो सूटेबल है। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड सूटेबल नहीं। Why are the connections between resistors in a Wheatstone bridge or meter bridge made of thick copper strips? मोटे तांबे के तार या पत्तियां क्यों काम में लेते हैं? नो डाउट इसमें सीधे सीधे आप इसे सभी जानते हैं इस जवाब को, मिनिमाइज द रेजिस्टेंस। हम नहीं चाहते उनकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो, तो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। ये आपसे पूछा जाता है बच्चों, एंड वी कैन इंटरचेंज दिस, नो डिफ्लेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अब भी नहीं आएगा अगर हमने इंटरचेंज किया बैलेंस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को, क्योंकि P अपॉन Q जब R अपॉन S होता है तो रिवर्स भी ट्रू है, यानी P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S होगा। इन ए मीटर ब्रिज फिगर बिलो द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर, वहां मिल रहा है हमको। फ्रॉम द एंड ए से नापा जाता है, जिधर पॉजिटिव जोड़ते हैं हम सेल का। व्हेन रजिस्टर Y ऑफ 12.5 ओम, Y 12.5 का है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, 12.5 ये है, X हमें पता करना है, और ये 39.5 है, मींस बचे हुई लेंथ 100 माइनस 39.5, तो अगर ये 40 होती तो वो 60 होती, तो अभी हो गई 60.5, सिंपल। तो हमको क्या करना है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी X अपॉन Y, X पता करना है, X अपॉन 12.5 इक्वल टू 39.5 डिवाइड बाय 60.5,
सो यू हैव टू सिंपली सॉल्व दिस। क्या आंसर आएगा वो आपको देखना है इसमें से। सो अगर रफली मैं रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करूं, 12 5 जा 60 है, 5 8 जा 40, 8 2 8.2 8.4 8.6 में से कुछ भी हो सकता है। सो एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। 5 से काट लीजिए। करेक्ट आंसर्स आर ए, बी लो रेजिस्टेंस, ये मेरे हिसाब से गलत है, बी वाला। मिनिमाइज द रेजिस्टेंस इज ओके, नो डिफ्लेक्शन ओके, 8.2 ओम। बच्चों जो सेकंड है उसको, उस पर मैं कमेंट करना चाहूंगा, तो सेकंड वाले पे फिर से चलते हैं। Wheatstone bridge is used for the precise measurement of high resistance, low resistance। लो रेजिस्टेंस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हमें कंसिडर करना पड़ता है। सो आई डू नॉट एग्री विद दिस आंसर जो उन्होंने दिया है, लो रेजिस्टेंस, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप सहमत हैं, आपकी मर्जी, मैं सहमत नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं जल्दी ही मिलता हूं। कुछ कारण रहा जिसकी वजह से वीडियो इतने दिन तक मैं नहीं डाल पाया। अब आगे कोशिश रहेगी वापस से रेगुलर होने की। अभी 11th का पोर्शन भी इनकम्प्लीट है, तो वो भी खत्म करना, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। और 12th में वही पूरे, जैसे मैंने आपको कहा था कि पूरे 10 पेपर मैं इसमें डालने वाला हूँ। तो अब वो जो 10 पेपर है बच्चों, आपको इस तरह से करना है कि अप्रैल के महीने में, और यूँ मान लीजिए 15 दिन बचे हैं, तो इन 15 दिन में 5 पेपर आप कंप्लीट करें बैठकर। 5 पेपर्स जिनके लिए हर एक पेपर के लिए आपके पास 3 दिन अच्छे से हैं। एक एक क्वेश्चन इसका तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इसमें सब आपका पूरा जो भी सेट है, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो 5 पेपर अभी तैयार कर लीजिए, और 5 पेपर आप रख छोड़िए। फिजिक्स के पेपर से पहले जो गैप आ रहा है उसके लिए 10:30 बजे बैठकर हर दिन जो है फिजिक्स के पेपर के पहले का जो गैप है, आपको एक एक पेपर उठाकर कर लेना है। अच्छा, इन बातों में समय मत खराब कीजिए कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या क्या होगा, कैंसिल होंगे होंगे नहीं होंगे। इधर अपना दिमाग ना लगाएं, उसके बजाय आप अपना काम जारी रखें। यानी ये पेपर अटेम्प्ट करें, एक एक क्वेश्चन लिख लिख कर तैयार कर लें। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से ही तैयारी करें। इसकी थ्योरी नहीं आती है तो थ्योरी देखें, अदरवाइज थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो जस्ट स्टार्ट विद दीज वीडियोस, और इसमें बिल्कुल चालू कर दें, लिख लिख कर तैयार कर लें। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।